आपके अपने चैनल रोमानी स्टडी सेंटर में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो मॉडल पेपर आया है। उस मॉडल पेपर में साइंस का जो क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग आज आंसर की जो है उसके बारे में क्या करेंगे जानेंगे और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स टाइम को बिना व्यस्त किए हुए वीडियो को शीघ्र ही स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पूरा देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में छूटने वाला नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये जो है साइंस सब्जेक्ट है और ये साइंस सब्जेक्ट का क्या है मॉडल पेपर है। और इस साइंस सब्जेक्ट का टोटल जो है कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, 80 मार्क का 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा और जिसका टाइम कितना होगा 2 घंटा 45 मिनट। तो ये सब तो रहा क्या जनरल बात है जो सबको मालूम भी होता है। अब आइए आगे जो है यहाँ पे सामान्य निर्देश दिया हुआ है कि क्या सामान्य निर्देश है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। तो ये सब आपको पढ़ लेना है। उसके बाद जो है हम लोग कहाँ चलेंगे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें क्या है, देखिए ये सब निर्देश हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से शुरुआत होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, यह पूछा गया है। और याद रखिए कि यह जो है अपने मन का क्वेश्चन नहीं है, यह जो है मॉडल पेपर है, क्लास 10th का साइंस का है। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो याद रखना है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है। दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। दर्पण की जो फोकस दूरी होती है और वक्रता त्रिज्या होती है, उस दोनों के बीच में क्या संबंध होता है। यदि आप लोग को मालूम हो तो कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो हम लोग जानते हैं इस दोनों के बीच में संबंध होता है f = r/2। f बराबर क्या होता है, r/2 का संबंध होता है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, f = r/2 ऑप्शन नंबर बी में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आइए हम लोग कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यह पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा, अस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वह कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। याद रखना यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो पूछा गया है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा ऐसा रंग है जो प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम क्या होता है, झुकता है। तो सबसे कम जो झुकता है वो कौन होता है, लाल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। क्या होता है, तो मानव आंख का जो रेटिना होता है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, छवि बनाता है। तो वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक और क्या बनता है, उल्टा बनता है। ये अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण। तो याद रखना है कि आकाश का रंग नीला कब दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है।
तो याद रखना है किस दर्पण से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, अवतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कितना है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा लेंस है जिसको निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, उसका उपचार करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। यदि आप लोग को मालूम हो तो फटाफट कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नांकित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, मतलब कि किस उपकरण द्वारा जो है यह पता चलता है कि इसमें विद्युत धारा है या नहीं। तो याद रखना है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो छोटे से छोटे विद्युत धारा की मात्रा को भी क्या करता है, गणना करता है उसका, और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो याद रखना है यहाँ पे दो ऑप्शन नीचे में है। फर्स्ट है ऑस्टेड, बी है फ्लेमिंग, सी है आइंस्टीन और डी है मैक्सवेल। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने दिया था, मैक्सवेल ने। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वोल्ट होगा। विभवांतर का या विभव का, दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो संयोजन दो प्रकार के होता है, एक समांतर क्रम और एक होता है श्रेणी क्रम। इस दोनों में से किस क्रम में प्रतिरोध को संयोजित करें कि प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो याद रखना है प्रतिरोध का मान कब बढ़ेगा, जब उसे श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ेंगे तब। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है, काल्पनिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो याद रखना है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, मतलब कि किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, अवतल लेंस को या उत्तल लेंस को। तो अपसारी लेंस किसे कहा जाता है, अवतल लेंस को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। तो प्रकाश में लाल रंग भी होता है, नीला भी होता है, हरा भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी।
आइए अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का जो रंगीन भाग होता है उसका नाम क्या होता है? आइरिस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1 HP बराबर है 1 HP, HP को हम लोग कहते हैं हॉर्स पावर, मतलब कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है? तो 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, विशालक शीशा, विशालक शीशा जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, विशालक शीशा होता है, क्या होता है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर होगा उत्तल लेंस। विशालक शीशा कौन होता है? उत्तल लेंस। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण, तो गतिशील कण कौन होता है? गतिशील कण है। पूछा गया है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है, तो किसी चालक से यदि विद्युत धारा करंट प्रवाह होगा तो उसमें गति कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है, तो एम्पियर घंटा जो है वह किसका मात्रक है? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवेश का। एम्पियर घंटा किसका ऐसा मात्रक है? आवेश का। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? निम्नलिखित में कौन सा मात्रक जो है वाट के बराबर है? तो वाट के बराबर जो है कौन सी मात्रक होगा? तो याद रखना है जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को ही क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है। तो पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक है जो वाट के बराबर है? तो जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड को ही क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा की मात्रक सबको पता होगा, विद्युत धारा की मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्लोबल वार्मिंग, क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस जो है वह कौन है? तो यहाँ पे 2 ऑप्शन नीचे है, इसमें राइट आंसर क्या होगा? CO2। CO2 गैस जो है वह ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है? उत्तरदायी गैस है। आइए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना, जब हम लोग भोजन करते हैं तो वो पचता है, तो शरीर में भोजन जो पचता है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? 4 ऑप्शन दिया, इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा उपचयन। ऑप्शन नंबर ए उपचयन। शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो कैसी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। कली चूना पर जब जल डाला जाता है, यानी कि चूना में जब पानी मिलाया जाता है तब वह अभिक्रिया क्या होती है? तो जब हम कली चूना पर जल डालते हैं तो उसमें से उष्मा की तरह निकलता है, तो जो इसमें से उष्मा निकले उसे क्या कहते हैं? उष्मा छेपी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उष्मा छेपी। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया क्या होता है? उष्मा छेपी। कली चूना पर जब जल को डाला जाता है तब अभिक्रिया क्या होता है? उष्मा छेपी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है,
निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका ऑप्शन जो है वो नीचे दिया गया है। ऑप्शन है कॉपर, Hg, Ag, Au। इस चारों में से कौन ऐसा तत्व है जो अधिक क्रियाशील है? तो अधिक क्रियाशील इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? कॉपर। कॉपर क्या है? अधिक क्रियाशील है। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 29 कहता है चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चूना जल का रासायनिक सूत्र है, मतलब कि चूना में जब जल मिला दिया जाता है तो उसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। आइए अब क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। तो लाल लिटमस को नीला कौन करता है? क्षार। और क्षार का जो है पीएच वैल्यू क्या होता है? 7 से अधिक। तो 7 से अधिक यहाँ पे 2 है, एक 11 है और एक 10 है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, है ना। ये जो है एक है 11 और एक है 10, जो कि 7 से क्या है? अधिक है। तो ये क्षार, दोनों क्षार होगा। और क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सह संयोजक बंधन होते हैं? एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सह संयोजक बंधन होते हैं? एल्काइन में जो कार्बन और कार्बन होता है, इस दोनों के बीच में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं? तो याद रखना है 3। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा, है ना। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सह संयोजक बंधन होते हैं? 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ये क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा। यदि आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो याद रखना है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। और याद सबको होगा, उम्मीद है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो याद रखना है साबुन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। मतलब कि CHO क्रियाशील मूल, ये जो अभिक्रिया CHO अभिक्रियाशील मूलक है, इसे क्या कहा जाता है ना। तो CHO को क्या कहा जाता है? याद रखना है एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 आ ही गया। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 है, आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घटती है। जब हम आवर्त सारणी में किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्वों की परमाणु की जो त्रिज्या होगा वो क्या होगा? घटेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए।
तो इसमें यहाँ पे तत्व दिया है लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, फ्लोरीन। इसको क्या करना है, इस अधातु को उसके गुण के अनुसार, अधातु गुण के अनुसार जो है क्या करना है, सजाना है। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे जो सजाया गया है यह क्या है, राइट आंसर है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन क्या है रे बाबा, सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन क्या है, धातु, अधातु, उपधातु। तो याद रखना है सिलिकॉन, सिलिकॉन का संकेत क्या होता है, SI, और SI क्या है, उपधातु है। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 38, निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो विद्युत धनात्मक है। तो विद्युत धनात्मक कौन होगा, यहाँ पे कार्बन जो है ऋणात्मक ही होगा, क्लोरीन भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और फास्फोरस भी। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अधिक होता है। तो विद्युत धनात्मक कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 39, 39 कह रहा है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। मतलब कि टिहरी बांध जो है वो किस प्रदेश में है, और इस बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। तो याद रखना है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। तो याद रखना है क्रियाशील धातु को हम लोग क्या करते हैं, केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। लेकिन यहाँ 4 ऑप्शन दिया होगा, तो उसमें से जो सबसे अधिक क्रियाशील होगा उसे हम क्या करेंगे, केरोसिन में डुबा कर रखेंगे। तो पूछा गया था कि निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। सोडियम को जो है, सोडियम धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। और क्यों रखा जाता है, क्योंकि यह बहुत ही क्रियाशील धातु है। अगर इसको हवा के संपर्क में रखा जाएगा तो इसमें अपने आप क्या होगा, आग लग जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 41, 41 कहता है अपमार्जक से बनाए जाते हैं, अपमार्जक से बनाए जाते हैं सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, डी उपरोक्त सभी। तो अपमार्जक से क्या बनाया जाता है, तो उपरोक्त सभी। अपमार्जक से ही क्या किया जाता है, सर्फ एक्सल बनाया जाता है, शैम्पू बनाया जाता है, इजी सर्फ बनाया जाता है। तो याद रखना है अपमार्जक से ये सारा चीज क्या होता है, बनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पे, सौर सेल में किसका उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो सौर सेल में किसका उपयोग होता है, बताओ बताओ जल्दी। तो सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन का। सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सिलिकॉन। आइए अब क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो यहाँ ऑप्शन जो है आगे दिया होगा, ऑप्शन दिया है 4, LPG, CNG, बायोगैस, कोयला। इसमें से किसका उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए, CNG का। CNG का उपयोग गाड़ी में किया जाता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, यह जो है समीकरण दिया है, पूछ रहा है इसमें है क्या है। यह जो समीकरण है तो इसमें कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, कॉपर रिएक्शन कर रहा है। तो जिसमें ऑक्सीजन संयोग करे उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये कैसी अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण। आइए अब क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो हम यहाँ पे परमाणुओं की संख्या मिलाएंगे। यहाँ देखिए
इधर हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो इधर भी हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 है क्योंकि 2 से गुना है। चलिए यहाँ पे पीबी 1 है तो पीबी 1 है, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो N अकेला है और यहाँ पे होल ट्वाइस है, तो N2 नाइट्रोजन कितना होगा, 2 होगा। नाइट्रोजन क्या होगा, नाइट्रोजन 2 होगा। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन एक ही है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, एक ही है, जबकि इधर नाइट्रोजन कितना है, 2। इसका मतलब है कि कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, तो बी में जो समीकरण दिया हुआ है यह समीकरण संतुलित नहीं है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की जो संख्या है वो दोनों तरफ सेम नहीं है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 46, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान पूछा गया, तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल का अर्थ होता है कमजोर, दुर्बल का अर्थ कमजोर। तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है जो दुर्बल अम्ल है, कमजोर अम्ल है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CH3COOH। यह क्या है, दुर्बल अम्ल है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट अयस्क है, किसका अयस्क है, तांबा का, लोहा का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का। तो क्रायोलाइट जो है वो किसका अयस्क है, याद रखना है एल्युमिनियम का, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, पोटेशियम की परमाणु संख्या है। पोटेशियम की परमाणु संख्या है, तो ये तो याद करना होगा कि पोटेशियम का सिंबल जो है वो क्या होता है, के होता है, और इसका परमाणु संख्या क्या होता है, 19 होता है, 19 होता है, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, फॉर्मिक अम्ल का आयुपैक नाम है। फॉर्मिक अम्ल का आयुपैक नेम है, तो फॉर्मिक अम्ल का आयुपैक नाम क्या है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए, मेथेनोइक अम्ल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है। इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है, ऑप्शन नंबर सी, C2H5OH। C2H5OH किसका अणुसूत्र है, इथाइल एल्कोहल का। आइए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, एल्काइन कौन है। एल्काइन कौन है, इसमें से एल्काइन कौन है, तो 52 का राइट आंसर क्या होगा, C2H2। C2H2 यह क्या है, तो एल्काइन है, एल्काइन है ना, C2H2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हम लोग को मालूम है कि चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। एसिटिलीन में जो कार्बन कार्बन होती है उसके बीच में सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी है, तो याद रखना एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच में सहसंयोजक बंधन की संख्या कितना होता है, 3 होता है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंकुरित बीज, ऑप्शन नंबर बी। अंकुरित बीज से हम श्वसन का अध्ययन कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। मानव वृक्क जिसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, उत्सर्जन का, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, पानी के। आइए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, क्वेश्चन नंबर 58 है,
श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? सब जानता है कि सांस के रूप में हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, लेकिन गैस जो निकलती है वो कौन निकलता है? CO2, ऑप्शन नंबर ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो याद रखना है एथिलीन, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसे क्या कहते हैं? डेंड्राइट, ऑप्शन नंबर ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नांकित में से कौन आपातकाल हार्मोन है? निम्नांकित में से कौन आपातकाल हार्मोन है? तो इसमें से कौन सा हार्मोन है जो आपातकाल है? तो याद रखना है आपातकाल जो है वो कौन है? एड्रीनैलिन, एड्रीनैलिन, ऑप्शन नंबर ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? क्वेश्चन नंबर 62, तो चबाना, ऑप्शन नंबर डी। चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, जब हम चबाएंगे तभी ही चबा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो 9 महीने की होती है और 1 महीने में 30 दिन होता है, इसलिए 30 से 9 में गुना करेंगे, 9 तिया ही 27, कितना दिन आता है? 270 दिन, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो याद रखना 1985 में गंगा एक्शन प्लान क्या हुआ था? शुरू हुआ था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किसमें होता है? मतलब कि मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होती है? तो याद रखना ईस्ट में, ऑप्शन नंबर ए। ईस्ट में जो है मुकुलन द्वारा क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डायरिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते? तो याद रखना है सेल्यूलोज का, ऑप्शन नंबर बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है, ब्रेन हेमरेज किसके कारण हो जाता है? तो याद रखना है ब्रेन हेमरेज जो है वो किसके कारण होता है? हाइपोटेंशन के कारण, ऑप्शन नंबर ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कस्कुटा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, निलय के द्वारा जो है रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विखंडन। हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन होती है वह किसके द्वारा होता है? विखंडन के द्वारा। और अब क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, जनन संचारित रोग है, जनन संचारित रोग है,
तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर होगा इनमें सभी। अब है क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। पुष्प का अर्थ होता है फूल। फूल के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग जो होता है वो क्या होता है? बाह्य दलपुंज। ऑप्शन नंबर ए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो इसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है? ऑप्शन नंबर सी, बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन। ऑप्शन नंबर ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 76 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, पादप वृद्धि हार्मोन है। पादप वृद्धि हार्मोन है, मतलब पादप में जो वृद्धि होती है वह किस हार्मोन के द्वारा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिबरेलिन हार्मोन के द्वारा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित होता है किसके द्वारा? अंतःस्रावित ग्रंथि से, बहिःस्रावी ग्रंथि से, नलिका से, इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन स्रावित होता है किसके द्वारा? अंतःस्रावित ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? तो एक जोड़ा। ऑप्शन नंबर ए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 79 की ओर बढ़ते हैं। 79 कहता है एंड्रोजेन है। एंड्रोजेन है, तो एंड्रोजेन क्या है? यहाँ पे ऑप्शन दिया है, मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, पाचक रस, पाराथायरॉइड हार्मोन। तो एंड्रोजेन जो है वो कौन सा हार्मोन है? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा मेल हार्मोन है। एंड्रोजेन क्या है? तो मेल हार्मोन है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। साइंस का जो मॉडल पेपर है उसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? मटर के पौधे को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो इसका राइट आंसर होगा मेंडल ने। मेंडल। ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से साइंस का जो मॉडल पेपर है उसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म हो गया। तो आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो जो है किस सब्जेक्ट का बनाया जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।